फिर क्या कीड़ा काटा कि जॉब करते करते फिर आप इस क्रिएटिव फील्ड में आए, आपने बहुत सारे वॉइस ओवर्स किए। ये 1982 की कहानी है कि मैं मिनिस्ट्री ज्वाइन कर चुका था, माउथ ऑर्गन मेरा चल रहा था, तो माउथ ऑर्गन के ज़रिए मैं रेडियो में घुसा। अच्छा। युवावाणी में मैंने शुरू किया और वहाँ से फिर एवेन्यूज़ खुलते गए। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप वॉइस भी करो। शोभना जगदीश जी उन दिनों शुरू किया था उन्होंने जी। और उनसे मैं इतना ज़्यादा फैसिनेटेड था अच्छा। कि वो पढ़ने में भी खूबसूरत थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी जी। कि जब वो न्यूज़ पढ़ रही होती थी तो मैं मौसम का हाल रिकॉर्ड करने के बाद वो जो गोल शीशा होता है ना स्टूडियो का, जी जी जी, उसके अंदर से उनको झांक के देखता रहता ऐसा है, तुम न्यूज़ रीडर बनना बहुत मुश्किल है और IAS बनना आसान है, न्यूज़ रीडर बनना। वो स्क्रिप्ट थी गैलेक्टिक स्प्लेंडर्स, पहली स्क्रिप्ट थी इंडिया में। अच्छा। उसमें उन्होंने वॉइस भी मेरी ली, अच्छा। ट्रांसलेशन मेरा था ही था और वो स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई। वहाँ से फिर डिस्कवरी का हिंदी चैप्टर दिल्ली में, इंडिया अलग ही जर्नी स्टार्ट, एक अलग ही, और वो जर्नी इतनी स्ट्रांग थी कि फिर मुझे कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था संसद समीक्षा। जी जी जी। वो शाम को 8:30 बजे से 8:45 बजे तक होता था, समाचारों से पहले। और क्योंकि लाइव होता था तो उसमें दो होते थे, लोकसभा समाचार, राज्यसभा समाचार। उसके अंदर फंबल का कोई चांस ही नहीं होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते सॉरी इसको दोबारा से सुनिए, आपको वन टेक ही करना होता है। और उसमें एक और ट्रेजेडी थी, चुनौती थी कि आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता था। 45 मिनट की अगर स्क्रिप्ट है तो 45 मिनट में ही नरेशन होगा। उसकी 3 शेरनियाँ हैं जिनके 12 बच्चे हैं और मुफासा की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करे और संकट पड़ने पर अपने झुंड का सम्मान करे, उसकी रक्षा करे। उसके बाद हमारी जो दुर्गति हुई है कि हम लोग बाइक को ट्रक पे लेके लाद के और तब नीचे मैदान तक आए, तब जाकर मैं खुद कर नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ अकेले, मैं शूट कर सकता हूँ, मैं आई कैन डू राइटिंग कर सकता हूँ, वॉइस ओवर कर सकता हूँ, तो बचा क्या? एडिटिंग। एडिटिंग के बिना फिल्म बनती नहीं है। अब फिर फाइनली जब मैं देहरादून शिफ्ट हो गया तो मुझे एक एडिटर मिला। आर्यन मीडिया प्रेजेंट्स पॉडकास्ट विद आरजे नीति। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और हमारे आज के पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सही मायने में अपने दिल की सुनी और मखमली आवाज़ के मालिक तो है ही, साथ ही और भी कई सारी विधाओं में माहिर है, बहुत ही टैलेंटेड है। तो आइए वेलकम करते हैं सुपर टैलेंटेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बाइकर, राइटर अतुल आर्या जी का स्वागत है। बहुत शुक्रिया नीति जी, आपने बहुत शानदार परिचय दिया। मैं इतने परिचय के लायक नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो आपने कहा है वो काफ़ी हद तक सही भी है जी। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और देखने वालों का बहुत शुक्रिया कि आप अपना समय दे रहे हैं आज। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस बातचीत में क्योंकि ये बातचीत बहुत लंबे दौर को कवर करेगी। जी, तो शुरुआत करते हैं आपके बचपन से ही। हापुड़ में आपका बचपन बीता, कैसा था, कैसे थे वो दिन? मस्त बचपन होता था और कोई पेचीदगी नहीं थी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। स्कूल गए, पढ़े, उसके बाद में क्रिकेट बैट उठाया, बॉल ली, मोहल्ले के लड़कों की टीम के साथ निकल गए ग्राउंड में, क्रिकेट के शौकीन निकल गए और उसके बाद में शाम को आए दिन ढलने से पहले और फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई वढ़ाई की इस तरीके से। और पूरा शहर हम साइकिल पे छान लेते थे। अच्छा। छोटा सा शहर था। हाँ हाँ। तो 12वीं तक वहीं मेरी पढ़ाई हुई। सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल। फिर दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली यूँ आना हुआ कि एक तो अच्छा कॉलेज नहीं था हापुड़ में और फादर मेरे टीचर थे और वो दिल्ली में ही पढ़ाते थे DAV में, तो उनके लिंक्स थे। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटे को मैं वहीं पढ़ाता हूँ। छोटे भाई मेरे थे, वो पहले ही दिल्ली आ चुके थे। फिर मेरा एडमिशन हुआ PG DAV कॉलेज श्रीनिवासपुरी। वहाँ से फिर मैंने BCom ऑनर्स 3 साल का कोर्स था वो किया। फिर जॉब की शुरुआत आपने मिनिस्ट्री से की? मेरा ये था कि उन दिनों क्योंकि BSRB वगैरह होते थे, बैंकिंग सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड होता था, UPSC के होते थे, तो थोड़ा सा भगवान ने बुद्धि दी थी तो वो सारे के सारे जो टेस्ट थे वो क्लियर होते चले गए। तो सबसे पहले सारे के सारे फेल नहीं हुआ मैं किसी में। जी जी जी।
तो जो मिनिस्ट्री का जो हुआ सबसे पहले वही हुआ था, उसमें भी किस्मत ने साथ दिया कि जो टेस्ट हुआ उसमें तो मैं पास हो ही गया। उसके बाद विद इन 15 डेज़ वहाँ डिपार्टमेंटल टेस्ट हुआ था ट्रांसलेटर के लिए, वो मैंने पास कर लिया। हालांकि उसके लिए 2 साल की मिनिमम क्वालिफिकेशन थी नौकरी की, अच्छा, लेकिन वो पास हो गया। उसके बाद में मैंने ट्रांसलेशन सीखा। जो सीखा पॉलिसी का ट्रांसलेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी का ट्रांसलेशन होता था, वो आज तक काम दे रहा है। जी जी जी, उसी के बल पे मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। जी जी, सही बात है। क्योंकि आपने डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफी की बहुत सारे जो हज़ारों स्क्रिप्ट्स आपने ही ट्रांसलेट किए जो हम सुनते हैं वॉइस ओवर्स, क्योंकि सही शब्दों का चयन, क्या वर्ड यूज़ होगा क्या नहीं होगा, वो शायद आपने तभी सीख लिया था शुरुआती दिनों में ही। दरअसल एक तो क्योंकि हिंदी का माहौल था घर में, जी, फादर थे वो हिंदी पढ़ाते थे, तमिल भी पढ़ाते थे, मलयालम भी पढ़ाते थे, अच्छा, फोटोग्राफी भी पढ़ाते थे, कई सब्जेक्ट्स में माहिर थे वो। तो कुछ तो वो आया वहाँ से, परिवार का था। फिर कुछ मुझे लगता है शायद जेनेटिक अंदर से होता है, बनावट होती है आदमी की, तो वो हिंदी से प्यार था ही शुरू से। जी जी, और क्योंकि 12वीं तक हिंदी एजुकेशन थी, तो वहाँ भी शब्दों का जो था बहुत अच्छा ग्रहण होता गया। जी जी जी। और फिर मिनिस्ट्री में 2 साल की ट्रेनिंग मिली ट्रांसलेटर की। जी जी। उसके बाद फिर बैंकिंग में कैसे आए? आपने एसबीआई में भी जॉब की, पीएनबी में भी की, तो वो कैसे हुआ? वो दरअसल थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाइफ का एक गलत फैसला था। अच्छा, लेकिन वो समय होता है ना, तो समय आपको वहीं ले जाता है जहाँ आपने जाना होता है। तो उन दिनों बैंक की जॉब की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, जी, बड़ा प्रीमियर जॉब मानी जाती थी। और मिनिस्ट्री क्योंकि गवर्नमेंट की थी, तो ये लगता था कि पता नहीं क्या फ्यूचर होगा, मालूम नहीं। पर वो दैट वाज ए बिग मिस्टेक, वो नहीं करना चाहिए था। तो मेरा पहले एसबीआई में हुआ, तो मैंने एसबीआई ज्वाइन कर लिया। उसके बाद फिर मैरिज का टाइम आया, तो हमारी श्रीमती जी थी वो दिल्ली की थी। अब बड़ी तकलीफ होती थी, सगाई तो हो गई, लेकिन अब हर संडे को सैटरडे को आना जाना लगा रहता था। तब आप अलवर में थे? तब मैं अलवर में था। अच्छा, तो उन दिनों मेरे पास में मोपेड होती थी, हाँ हीरो मैजेस्टिक मोपेड होती थी। अच्छा, और सैटरडे को जैसे ही 2 बजे बैंक बंद हुआ, हाँ, मैं वहाँ से भाग लेता था मोपेड से? मोपेड से। अलवर से 150 किलोमीटर 5 घंटे में आ जाता था। तो आप मोपेड से आते थे दिल्ली? मैं मोपेड से आता था दिल्ली। ओह माय गॉड, और ये तो बड़ी नई सी बात। हाँ, और संडे को मिलना जुलना होता था फैमिली से भी और मैडम से भी। हाँ, हाँ। और मंडे की सुबह में 5 बजे निकलता था, 10 बजे बैंक पहुंच जाता था। हीरो मैजेस्टिक वाले सुन लेते तो आपसे एक ऐड बनवा लेते अलवर टू दिल्ली। ओ नॉन स्टॉप। अच्छा, हाँ, नॉन स्टॉप। तभी से आपको लगता है बाइकिंग का भी शौक आ गया? एग्जैक्टली नींव वहीं से पड़ी थी। नींव वहीं से पड़ी। तो वो इस तरीके से चला। फिर पीएनबी की जॉब आ गई, तो मैं अच्छा। फिर पीएनबी आ गया दिल्ली वहाँ। फिर में? मैंने, हाँ, दिल्ली में। फिर मैंने यहाँ पे 20 साल जॉब करी। अच्छा, हाँ। तो फिर क्या कीड़ा काटा कि जॉब करते करते फिर आप इस क्रिएटिव फील्ड में आए? आपने बहुत सारे वॉइस ओवर्स किए। ये 1982 की कहानी है कि मैं मिनिस्ट्री ज्वाइन कर चुका था। जी। माउथ ऑर्गन मेरा चल रहा था, तो माउथ ऑर्गन के ज़रिए मैं रेडियो में घुसा। अच्छा, युवावाणी में मैंने शुरू किया, और वहाँ से फिर एवेन्यूज़ खुलते गए। क्योंकि वहाँ पे ना फिर आप एक मिस्टर खरबंदा होते थे, अनाउंसर होते थे युवावाणी में। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप वॉइस भी करो। हमेशा कोई होता है जो आपकी आवाज़ पहचान के आपको बताता जो है आपको बताता है कि आप हनुमान हैं, आपकी शक्ति जो है वो है उसमें। हाँ, तो फिर मैंने ऑडिशन दिया युवावाणी का। तो पहले वहाँ पे एक आधे घंटे का शो होता था, फिर दूसरा मन भावन होता था। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो करा। उसके बाद में फिर विविध भारती का क्लियर हो गया। अच्छा, विविध भारती के बाद में फिर मेरा नेशनल चैनल का क्लियर हो गया। तो आप अनाउंसर है वहाँ पर? अनाउंसर रहा, प्रोग्राम्स बनाते थे हम लोग, फीचर्स बनाते थे। फिर ईएसडी का हो गया, एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन। हाँ, हाँ। फिर करते करते बगल में दूरदर्शन था, वहाँ शुरू हो गया। फिर उसमें मौसम पहले का एक ही हाल। बिल्डिंग में होता था तो बड़ा हाँ, आसान था। बराबर में था ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, तो वो रेडियो से बताते थे कि आप ये करो। तो फिर मैंने रेडियो के साथ कृषि दर्शन शुरू किया। अच्छा, फिर मौसम का हाल शुरू हुआ। तो जो टीवी पे हम कृषि दर्शन देखते थे 80s 90s में, तो उसमें आप आते थे? मैं ऑन स्क्रीन आता था। ओह, वाह। उसके समाचार पढ़ता था मैं। तो कोई कहीं रिकॉर्डिंग है उसकी? उसकी रिकॉर्डिंग शायद दूरदर्शन के पास तो होगी, दूरदर्शन के पास। लेकिन अच्छा। मेरे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास में कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। जो एक प्रोग्राम जाता था, प्राइवेट प्रोड्यूसर थे, इकोनॉमी सीन, अच्छा, उसमें मैं सारे एपिसोड्स में ऑन स्क्रीन आता था। अच्छा, और उसी दौरान फिर एएनआई से मेरा कनेक्शन जुड़ा।
जी। उनका घूमता आईना एक शो होता था। हाँ हाँ हाँ, काफी तो पॉपुलर घूमता प्रोग्राम आईना था, स्मिता जी करती थी, स्मिता प्रकाश, जी। वही उसकी एग्जीक्यूटिव एडिटर थी। उसमें मेरी वॉइस होती थी, मेरा ट्रांसलेशन होता था, और जब स्मिता जी जाती थी न्यूयॉर्क समर वेकेशन पे, तो फिर मैं उसमें ऑन स्क्रीन भी आता था। अच्छा, बहुत सारे शोज तो किए। कैसा था स्मिता जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस? स्मिता जी बहुत प्रोफेशनल हैं। अच्छा, बहुत प्रोफेशनल हैं, और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। और वो इतनी ओपनली, मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उसको ये कहूँगा कि अगर आपके अंदर सुधार की गुंजाइश किसी को दिखती है, और जैसे स्मिता जी को दिखी, तो वो टोक दिया करती थी। फ्रैंक होना भी ज़रूरी है, बहुत कि ज़रूरी बजाय है। कि आप रेडियो पर या फिर टीवी पर आप बुरे लगो, इससे अच्छा है कि आप किसी से सुन के और एग्जैक्टली देन एंड देयर आप करेक्ट। तो एक बार की बात है कि मैं कुछ डेटलाइन कश्मीर करके एक शो होता था जी। उन दिनों, ये प्रोपेगेंडा थोड़ा कश्मीर को लेके चल रहा था, 90s की बात है। तो उसमें जो शो होता था उसमें उर्दू काफ़ी जाती थी, क्योंकि उसका जो ऑडियंस थी वो ज़्यादातर कश्मीरी मुस्लिम्स थे, तो उनको उर्दू ही समझ में आती है, तो उर्दू का काफ़ी पुट रहता था उसमें। तो एक धर साहब होते थे, अब तो नहीं है दुनिया में वो। अच्छा। तो वो उनके साथ मुझे लगाया गया था कि आप उर्दू इनसे सीखेंगे और करेंगे। तो मैं करता था, कई जगह मिसमीन भी हो जाता था। अब धर साहब की हिंदी अच्छी नहीं, मेरी उर्दू अच्छी नहीं। इस बीच फिर क्या करती थी स्मिता जी, वो मुझे कहती थी, हाँ क्या समझ में आया, ये अंग्रेज़ी जो स्क्रिप्ट है इसमें क्या समझ में आया। मैंने कहा जी ये इसका मतलब मेरे हिसाब से ये बनता है, तो वही लिखना। फिर ये क्यों लिखा है? तो मैंने कहा मैं ये लिख सकता हूँ। तो हाँ, जो तुम्हारे मन में आ रहा है, जो आम आदमी को समझ में आना चाहिए, आएगा, वो लिखो। तो करते करते उन्होंने काफ़ी साधा, मतलब ANI का बहुत बड़ा हाथ है जहाँ मैं हूँ, और रेडियो का भी। अच्छा, आपने दूरदर्शन के लिए आप स्क्रीन पे मौसम के समाचार भी पढ़ते थे? हाँ जी। तो कैसा था वो एक्सपीरियंस? स्क्रीन पे नहीं पढ़ पाया मैं, अच्छा, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, वॉइस वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स थी उसके अंदर। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन दिनों जो चीफ न्यूज़ प्रोड्यूसर होते थे, आई एम सॉरी टू से, मैं एक बार उनके पास गया। तब तक मैं मौसम का हाल बैकग्राउंड में पढ़ता था, और आलम ये था, शम्मी जी न्यूज़ पढ़ते थे ऑन स्क्रीन, और प्रोग्राम से पहले एक ऐड आता था, गवर्नमेंट का ऐड था जो उनकी आवाज़ में होता था, उसके बाद वो न्यूज़ पढ़ते थे, और उसके बाद मेरा मौसम जाता था ऑफ स्क्रीन, आवाज़ मेरी जाती थी। तो उन दिनों मैंने सुना था जो लोग कहते थे कि ये शम्मी जी सारा कुछ ही करेंगे क्या, ये ऐड भी करते हैं, ये न्यूज़ भी पढ़ते हैं, न्यूज़ के बाद मौसम का हाल भी पढ़ते हैं। तो मुझे वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट महसूस होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी और मेरी आवाज़ मैच करती थी। जी जी जी। तो लोगों को लगता था शम्मी नारंग ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, मौसम भी वही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उनकी आवाज़ तो बड़ी बहुत ज़बरदस्त है, अपने टाइम की बहुत बेहतरीन आवाज़, और स्क्रीन पे प्रेजेंस भी उनकी बहुत शानदार थी, बहुत टाइम राज किया। शोभना जगदीश जी उन दिनों शुरू किया था उन्होंने जी। और उनसे मैं इतना ज़्यादा फैसिनेटेड था, अच्छा, कि वो पढ़ने में भी खूबसूरत थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी जी। कि जब वो न्यूज़ पढ़ रही होती थी तो मैं मौसम का हाल रिकॉर्ड करने के बाद, वो जो गोल शीशा होता है ना स्टूडियो का, जी जी जी, उसके अंदर से उनको झांक के देखता रहता। देखिए, प्लान तो है उन लोगों को भी इनवाइट करने का, कब पूरा होता है तो बाद में तो अब उनसे फिर मुलाकात होगी। फिर मैंने उनको बताया एक बार कि आपको शीशे से देखते थे। रेडियो नाटक के दौरान उनसे एक बार मुलाकात हुई थी, उनके साथ मुझे नरेशन करना था, तब फिर मैंने उनको बताया था। तो अब तो बहुत अच्छी जान पहचान है, बर्थडेज वगैरह भी शेयर करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर जी के लिए भी आपने कुछ किया? हाँ, इसी दौर में जब मेरा मोह भंग हुआ ना दूरदर्शन से, जब उन्होंने, प्रोड्यूसर ने ये कहा कि बेटा ऐसा है, तुम न्यूज़ रीडर बनना बहुत मुश्किल है और IAS बनना आसान है, न्यूज़ रीडर बनना। और उनके अपॉइंट किए हुए जो न्यूज़ रीडर्स होते थे, वो अपना नाम भी एक दो ठीक से नहीं बोल पाते थे। अब इसमें नाम मैं नहीं लूँगा, अभी वो होंगे कहीं ना कहीं न्यूज़ रीडर, उनसे अपना नाम नहीं बोला जाता ठीक। और मैं सुन रहा हूँ कि ये आदमी नाम नहीं बोल पा रहा है और इसको इसने अपॉइंट किया है, और ये मुझे बोल रहा है कि आप IAS बनना आसान है और न्यूज़ रीडर। तो वहाँ से वो दिल ऐसा टूटा, मैंने कहा मैंने दूरदर्शन पे काम ही नहीं करना। और इस दौरान ही ये टेरेस्ट्रियल चैनल्स आ गए, जी आ गया, उसके अंदर वो बाई चांस घूमता आईना में मुझे मिल गया। और उसके बाद 1998 की शायद बात है ये, तब से डिस्कवरी शुरू हुआ। हाँ। और पता नहीं वो डिस्कवरी में एक आशीष श्रीवास्तव
होते थे उन दिनों, यूटीवी करता था दिल्ली में। उनको पता नहीं कहाँ से मेरा नाम मिला कि भाई एज ए ट्रांसलेटर यूज़ करो उनको। और तो फिर हमने एक स्क्रिप्ट पे काम किया और वो स्क्रिप्ट थी गैलेक्टिक स्प्लेंडर्स, पहली स्क्रिप्ट थी इंडिया में। अच्छा। उसमें उन्होंने वॉइस भी मेरी ली, अच्छा। ट्रांसलेशन मेरा था ही था, और वो स्क्रिप्ट अप्रूव हो गई। वहाँ से फिर डिस्कवरी का हिंदी चैप्टर दिल्ली में, इंडिया अलग ही जर्नी स्टार्ट, एक अलग ही। और वो जर्नी इतनी स्ट्रांग थी कि फिर मुझे कहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि आप डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के आप स्क्रिप्ट्स भी कर रहे होते थे, वॉइस ओवर भी कर रहे थे। इनफैक्ट आपको देख के हम लोग सीखा करते थे जब आप ग्लास के उस तरफ माइक पे बोल रहे होते थे, अच्छा अतुल जी है, जैसे आप लोग सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो अगर हम पहले आ गए और हमें मौका मिल गया तो कितनी सहजता से आप जो वॉइस ओवर करते थे वो काबिल तारीफ़ है। इसमें भी रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका है जी। क्योंकि जब मैं न्यूज़ पढ़ता था ऑल इंडिया रेडियो में, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम होता था संसद समीक्षा। जी जी जी। वो शाम को 8:30 बजे से 8:45 बजे तक होता था, समाचारों से पहले। और क्योंकि लाइव होता था तो उसमें 2 होते थे, लोकसभा समाचार, राज्यसभा समाचार। उसके अंदर फंबल का कोई चांस ही नहीं होता है। उसमें आप ये नहीं कह सकते सॉरी इसको दोबारा से सुनिए, आपको वन टेक ही करना होता है। और उसमें एक और ट्रेजेडी थी, चुनौती थी कि आपको पढ़ने का समय नहीं मिलता था, क्योंकि संसद में चर्चा चल रही होती थी, वहाँ से समाचार आ रहे होते थे, एडिटर उनको फटाफट ट्रांसलेट कर रहा होता था, और सिर्फ एक नज़र आपने डालनी होती थी कि भाई कहीं कोई मात्रा ये वो तो नहीं है। लाइव था पूरा 15 मिनट। अभी मुझे कितने 10 मिनट हुए होंगे जी जी। 7 मिनट के बाद हाँ। ये लगने लगता था कुर्सी उल्टी हो गई है। एक वो प्रेशर, हाँ। लगातार बोलने का प्रेशर, ये गलती नहीं होनी चाहिए इसका प्रेशर। फिर बाहर सुन रहे हैं जयनारायण शर्मा जैसे लोग, देवकी नंदन पांडे जैसे लोग जिनको पढ़ने के लिए आना है, भार्गव जी जैसे लोग, ये लोग वहाँ बाहर बैठ के पढ़ रहे होते, सुन रहे होते थे। एक वो प्रेशर। तो लेकिन उस प्रेशर ने जो निखार जो पैदा किया, तपा दिया, उसकी वजह से फिर फंबल का तो मतलब ही नहीं था। नरेशन मेरे ख्याल से अगर डिस्कवरी एनजीसी की लाइब्रेरी में देखें कुल मिला के तो 5 से 10 हज़ार नरेशन होंगे। जी जी जी। और वो नरेशन मतलब फिर तो ये मजाक ही बन गया था कि भाई 45 मिनट की अगर स्क्रिप्ट है तो 45 मिनट में ही नरेशन होगा। जी जी। हमने कभी आपको फंबल करते देखा ही नहीं है। हाँ, 1 घंटा नहीं लगेगा उसके अंदर। अगर स्क्रिप्ट में गड़बड़ी होती थी तो शायद आप उसे सही तब थोड़ा बहुत ठीक करते थे। जी जी। लेकिन अगर अपनी स्क्रिप्ट होती थी लिखी हुई तो उसमें तो वैसे ही पता होता था कि भाई ये शब्द है, इसके बाद ये है, कि वो आप बड़े सहजता से बोलते भी थे। हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कुछ चंद लाइन आप बोल के, क्योंकि आप लोग भी ज़रा आईज क्लोज करके सुनिएगा तो आपको लगेगा कि शायद अभी आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या फिर डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं। कुछ बोल के सुनाइए। मैं कुछ याद करता हूँ। मुफासा जंगल का राजा है, उसकी 3 शेरनियाँ हैं जिनके 12 बच्चे हैं, और मुफासा की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा करे और संकट पड़ने पर अपने झुंड का सम्मान करे, उसकी रक्षा करे। लेकिन आज उसका साम्राज्य खतरे में है क्योंकि अब एक दूसरा शेर उसके साम्राज्य को हथियाने की फिराक में है। ये कुछ वेरी नाइस। वही वो एक जो बड़े असहजता से आप बोलते हैं ना, वही आपका जो स्टाइल है अच्छा लगता है। क्योंकि जैसे ही वॉइस ओवर की बात होती है थोड़ी बनावट तो आ जाती है, लेकिन आपके अंदर मैंने कभी देखा नहीं इस तरह से। तो उसके बाद फिर आगे कैसे सफ़र चला, क्या कोई उससे जुड़ा कोई वाकया बताइए कि आपने वॉइस ओवर कर रहे हैं और फिर आसपास क्या माहौल था, क्या कुछ होता था, कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा। एक बार ऐसा हुआ कि एक हमारे रिकॉर्डिस्ट थे यूटीवी में, राजदीप। हाँ। आप शायद जानती होंगी जी। बहुत ही एक्सपर्ट अपने फील्ड में और बड़े जॉली और मस्त किस्म के इंसान जी। तो एक बार क्या हुआ उनको कि काम था, कहीं जाना था और नरेशन भी उसी दिन जाना था। अच्छा। तो उन्होंने कहा अतुल जी ऐसा है, आप ना सुनते जाओ, हेडफोन यूज़ करते ही हैं, आप सुनते जाओ और बोलते जाओ। अगर कहीं फंबल हो जाए या रीटेक करना हो, रीटेक बोल के करते जाना, क्योंकि इसमें ना प्योर एंड प्योर नरेशन ही है, कोई कैरेक्टर नहीं है। मैं आ रहा हूँ। अच्छा। वो निकल गया अपने काम से। तो मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, जब हो जाएगा तो आप ये बटन दबा देना स्टॉप। 45 मिनट में वो पूरा का पूरा विदाउट फंबल मैंने किया। ओह। हाँ, वो इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हाँ।
कि तब जैसे कहते हैं ना हनुमान को शक्ति का पता चला, तब मुझे लगा मैं अच्छा ये भी हो सकता है कि रिकॉर्डिस्ट नहीं है, हाँ, फिर भी आप कर रहे हैं और कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, सही हो गया, और सही हो रहा है, अप्रूव हो गया। हाँ। वाओ। और एक दो दफ़ा ऐसा होता था कि जैसे कोई नई सीरीज़ आई, 13 एपिसोड का कोई नया आया, या उसमें बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, अच्छा, तो फिर हमारी चैनल के साथ में मीटिंग होती थी। तो चैनल में जो भी क्यूसी पर्सन होते थे या उस सीरीज़ के जो इंचार्ज होते थे, उनके साथ वो मीटिंग होती थी, वो अपनी ब्रीफिंग बताते थे, जो भी वो उनको क्लाइंट से ऊपर से आती थी। तो वो बताते थे, एक बार मुझे याद है एक सीरीज़ थी, उसके अंदर ना ट्रैवल पे थी, और उसमें वो जो होस्ट है उसको कुछ क्लूज़ दिए जाते हैं, एक शहर में छोड़ दिया जाता है कि भाई ये क्लूज़ हैं, इनके बेसिस पे आपको फला जगह ढूंढनी है, और आप किसी गाइड की, बाहर वाले की मदद नहीं ले सकते, हमारे क्लूज़ पे ही आपको फॉलो करना है। तो वो बड़ी उन्होंने 15-20 मिनट तक बताया कि ऐसे करना है आपको, स्क्रिप्टिंग ऐसे करनी है, ऐसे करनी है। होता क्या है कि जो क्यूसी वाला है, ठीक है, उसको जो ऑर्डर्स मिले हैं, जो डिक्टेट्स मिले हैं, जो पॉइंटर्स मिले हैं, उनके हिसाब से वो राइटर को बताता है। लेकिन राइटर का अपना एक मिजाज है, उसको मालूम है कि ये जो बोल रहे हैं इसमें से 50% ही लागू हो पाएगा, बाकी मुझे ही करना है। तो हाँ कर लेते हैं उस टाइम राइटर्स, और फिर लिखते हैं, और फिर पहला एपिसोड जाता है अप्रूवल के लिए, क्योंकि उसके जो वो अप्रूव हो जाएगा उसी लाइंस पे ही आगे लिखेंगे। तो वो वहाँ से आया, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा। तो मैंने, रवि जी होते थे क्यूसी वाले यूटीवी में, मैंने उनको बोला, मैंने कहा रवि जी ये जो आप मीटिंग में थे और इन्होंने जो बोला था ये वैसा नहीं है, जो मैंने लिखा है ये वैसा नहीं है, पर वहाँ से अप्रूव हो गया है। हाँ। तो कहते हैं बस यही तो बात है, यही तो बात है। एक्चुअली पता नहीं होता है, हाँ। इवन बताने वाले को भी, हाँ। लेकिन चीज़ इतनी अच्छी निकल के आ जाती है कई बार। तो ऐसा कई बार हुआ। आपकी कोई फेवरेट सीरीज़ रही हो जिसको एक होता है ना कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है कि ये काम मैंने बहुत अच्छा किया है, जब आप वो देखते हैं? एक सीरीज़ आई थी पॉल मर्टन इन इंडिया। अच्छा। पॉल मर्टन जो हैं वो ब्रिटेन के एक कॉमेडियन हैं, उनके काफ़ी प्रोग्राम्स, उनकी सीरीज़ वीरीज़ बनती हैं, तो उनकी डबिंग के लिए आया था। उस टाइम मेरे ख्याल से मेरा पहला या दूसरा अटैम्प्ट था कैरेक्टर करने का। हाँ, मेनली आप मेन व्यू ही मैं करते थे। मेन व्यू ही करता। तो पॉल मर्टन की कद काठी, उसका मैनरिज्म, वो मेरे से काफ़ी कुछ मिलता था। अच्छा। तो जो भी कैरेक्टर डायरेक्टर था उसने मुझे बोला कि अतुल जी आप करोगे। मैंने कहा भाई मैंने कैरेक्टर किया नहीं कभी। कहता नहीं करोगे आप। तो मैंने किया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसको बर्फ आ रही है, वो हंस रहा है, इत्तेफाक से उसकी जो हंसी की जो साइकिल्स थे या उसका जो इंटोनेशन था, जो भी था, वो इतना मैच किया। पूरे 13 एपिसोड्स किए मैंने उसके। वो मेरे मतलब वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स में से मैं मानता हूँ। एक और सीरीज़ थी मंकी थीव्स, उसमें वो जयपुर के गलता गैंग का जिक्र था। तो उसमें 2 गैंग्स होते हैं, दोनों की आपसी राइवलरी दिखाई जाती है बंदरों की। उसमें भी बड़ा मज़ा आया था। उसमें काफ़ी ह्यूमर क्रिएट करने का चांस था, तो वो मैंने किया था, लिखा भी था और वॉइस ओवर्स भी उसमें मेरे ही थे। तो ये 2 चीज़ें मुझे याद रहती हैं। अभी हैं कहीं पे वो सीरीज़ देख सकते हैं? हाँ, वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। पता नहीं, मैं कह नहीं सकता कि हिंदी वर्जन है उसका कि नहीं है, लेकिन वो सीरीज़ होगी कहीं ना कहीं। पॉल मर्टन की भी होगी, गलता गैंग की भी होगी, मंकी थीव्स की। अतुल जी, वॉइस ओवर करने के साथ साथ, राइटिंग करने के साथ साथ, फिर आपको माउथ ऑर्गन बजाने का फिर कैसे सूझी उसकी? वो बचपन से ही हो गया था, इत्तेफाक से हो गया था। हाँ, उसमें मेरी दादी जी ने इनफैक्ट मुझे माउथ ऑर्गन गिफ्ट किया था एज ए टॉय, और फिर मैं उसको बजाने लगा। लेकिन वो बजाना, क्योंकि कोई गुरु तो था नहीं, तो मैं माउथ ऑर्गन उल्टा बजाता हूँ। अच्छा। मतलब जो स्केल इधर होना चाहिए वो मेरा इधर होता है। अच्छा, बचपन में पकड़ा ही उल्टा। तो तब पता नहीं होता, अब सुर तो आ रहे थे, सुर दिमाग में थे, म्यूज़िक था, तो मैंने बजाना शुरू किया। पहले सबसे पहली जो शुरुआत थी वो जनगणमन से हुई। अच्छा। उसके बाद में जो सबका सिंपल गाना होता है अपना दिल तो आवारा, वो बजाया, क्योंकि वो बजाना सबसे आसान होता है। सबसे पहले वही सब वही बजाते हैं उसको, सबसे पहले वही बजाते हैं। और उसके बाद तो फिर चलता गया, फिर रेडियो आ गया, रेडियो में शुरू हुआ। तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा सुनाएंगे एक पीस कोई? हाँ, मैं ज़रूर सुनाऊंगा। जी जी।
मज़ा आ गया। Thank you. कहते हैं कुछ लोग टैलेंट के खान होते हैं, शायद आप भी उनमें से ही एक है, क्योंकि मैंने सुना है आप फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी करते हैं, आप बाइकिंग टूर पे जाते हैं और अच्छी अच्छी जगहों पे घूम के वहाँ की फोटोग्राफी करते हैं। हाँ, ये जो 2 गुण हैं ये फादर से आए हैं, क्योंकि फादर को भी घूमने का बहुत शौक था। वो बाइकिंग करते थे अपने ज़माने में, उनके पास में जावा राजदूत होती थी और इनफील्ड के मॉडल्स होते थे, तो उनसे ही बाइकिंग का वो आया, फोटोग्राफी का आया, क्योंकि वो सिखाते भी थे फोटोग्राफी। अच्छा। आज उनके जो स्टूडेंट्स हैं सिखाए हुए, वो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया में चीफ फोटोग्राफर है, मतलब कई अखबारों में वो लोग हैं, तो वो वहाँ से आया। तो कोशिश चलती रहती है लगातार, क्योंकि फ़ोटो एक ऐसी चीज़ है जो जितना सिंपल दिखता है उसको कहानी की तरह उतना ही मुश्किल होता है उसको उतना खूबसूरत बनाना, बहुत वेट करनी पड़ती है। कई बार लाइटिंग आपके पसंद की होती है तो लोकेशन ठीक नहीं होती, लोकेशन ठीक होती है तो कंपोजिशन ठीक नहीं होती। तो वो फोटोग्राफी का शौक है, आज भी है वो। फोटोग्राफी से रिलेटेड आप कहीं घूमने गए, फोटोग्राफी करें, उससे रिलेटेड कोई अगर किस्सा याद आता हो तो? एक बार क्या हुआ कि मैं और मेरा जो एम्प्लॉय था, हम लोग बाइक पे निकले गंगोत्री के लिए। अच्छा। और वहाँ सीज़न बरसात का शुरू हो चुका था, और मेरे पास में उन दिनों राजदूत की RD 350 होती थी, जो हीरो में हीरो ने चलाई थी, जैकी श्रॉफ ने चलाई थी। वो बड़ा शौक था मुझे उस बाइक का, तो मैंने वो ख़रीदी थी, और वो बड़ी पावरफुल भी थी, 2 इंजन थे उसके अंदर। तो हम लोग गंगोत्री के लिए निकले, और सीज़न बारिश का शुरू हो चुका था। अचानक बारिश शुरू हो गई और हम लोगों को रुकना पड़ा, और 50 रुपए के एक लकड़ी के शैक में हम दोनों लोगों को सोना पड़ा। फट्टे पड़े हुए थे, सिर्फ लकड़ी के फट्टे थे। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे सकते हैं। तो वो तो एक नेगेटिव चीज़ थी, रुकना पड़ा। लेकिन वहाँ एक बहुत प्लस पॉइंट भी हमें मिला। उस दिन बाई चांस पूर्णिमा की रात थी, और हमारे शैक की जो भी खिड़की सी थी उसमें से वो चांद दिख रहा था, बेहतरीन, और ऊपर पॉल्यूशन होता नहीं है। हाँ। तो वो एकदम क्लीन था, सारा फोटो माहौल। है आपके पास? फोटो नहीं है वो। अच्छा, तो वो आपने दोनों बस रील देखा? फिल्म कैमरे होते थे। हाँ। तो फोटो तो नहीं है, लेकिन वो फोटो मैंने खींचा था। हो सकता है कहीं वीडियो में क्लिप हो वो। तो वो इतना सुंदर सीन था, उसकी चांदनी बिखरी हुई थी, सड़कें ब्लैक एंड वाइट में दिख रही थी, नदी नीचे बह रही थी गंगा। वो बहुत सुंदर सीन था। फिर हम गंगोत्री पहुँचे। गंगोत्री में हम लोगों ने टाइम गुजारा कुछ। मैं नहा नहीं पाया गंगोत्री में, कुंड में डुबकी नहीं लगा पाया। हालांकि मेरा जो एम्प्लॉय था उसने तो किया काम। मैंने कहा अगर मैं यहाँ बीमार हो गया, हाँ, तो फिर बाइक पे वापस जाना तो मुश्किल हो जाएगा, संभव नहीं होगा। तो जैसे आप बाइकिंग पे जाते हैं, उस टाइम तो बाइकिंग क्लब जैसी कोई चीज़ नहीं रहती होगी। जी बिल्कुल। तो आप टूर पे जाते थे, कभी कुछ गड़बड़ हुआ हो, कभी फंस गए हो, क्योंकि बड़ा रिस्की भी होता है, तो उससे जुड़ा कोई वाकया? हाँ, एक बार या हमेशा नॉर्मल हो जाता है? नहीं, गए मजे किए और आगे? ट्रैवल में कभी भी आप कोई भी यात्रा नॉर्मल नहीं होती आपकी। एक बार ऐसे ही हुआ, पता नहीं गढ़वाल में मैं कहीं जा रहा था और शाम हो गई थी, अकेला था उस टाइम। अच्छा, अकेले बाइक लेके? अकेले ही जाता था मैं। ओह। मैं अकेले ही जाता था, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि किसी दोस्त के साथ में बनाया था प्लान खजुराहो जाने के लिए। 11th आवर पे उसने रिफ्यूज़ कर दिया। हाँ। कि भाई मैं जा नहीं सकता हूँ, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा मैं फिर अकेला ही जाता हूँ। तो वो हिम्मत खुल गई फिर। तो ये जो मैं जिक्र आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या हुआ कि हिल की ही बात है, और उत्तराखंड में कहीं देवप्रयाग के आसपास की। शाम होने लगी थी, शहर आसपास कहीं था नहीं, और अगले पहिए में पंक्चर हो गया। ओह। अब आप सोच सकते हैं, बुलेट, 250 किलो 200 किलो की बुलेट, 50-60 किलो सामान लदा हुआ, अकेला मैं, पंक्चर का किट मेरे पास नहीं, और दूर दूर तक कोई पंक्चर की कोई दुकान भी नहीं थी। मैंने पता नहीं कहीं एक शो देखा था या क्या था, उसमें ऐसा हुआ था उसके साथ। तो उसने क्या किया था, उसने ना जंगल तो था ही, तो उसने टायर उतार के उसके अंदर ना घास भर दी थी। अच्छा। अगले टायर को उसने उतारा और उसके अंदर घास भर दी ठूंस ठूंस के, और फिर उसको चला के जो भी नियरेस्ट जगह थी। अब वहाँ घास तो ज़्यादा थी नहीं जहाँ मैं फंसा था। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना तौलिया उसके अंदर डाल दिया। अच्छा, टायर के अंदर? टॉवल उसके अंदर घुसेड़ दिया, और फिर मैं ट्रैवल करके गया। ओह माय गॉड। एक बार ऐसा हो गया था, हम लोग जा रहे थे, फिर शायद गंगोत्री जा रहे थे, और बुलेट ही थी तब भी, और नरेंद्र नगर पहुँच के ना उसका
जब सुबह हमने उठ के उसको देखा तो उसका पिस्टन फ्री हो गया था। उसके बाद हमारी जो दुर्गति हुई है कि हम लोग बाइक को ट्रक पे लेके लाद के और तब नीचे मैदान तक आए, तब जाके उसका तो कभी हिम्मत नहीं टूटी कि अरे बार बार प्रॉब्लम होती है, चलो छोड़ो नहीं जाते? क्या चीज़ होती है जो आपको हमेशा ये मोटिवेटेड रखती है कि नहीं अब नेक्स्ट टूर पे निकलना है, फिर से निकलना है? पता नहीं, कुछ अंदर होता है। क्योंकि कई बार घर से भी लोग कहते थे अरे यार ये रिस्क हो सकता है ट्रैवल में, ये हो सकता है। मैंने कहा एक बात बताओ, ऐसे तो कोई ट्रैवल ही नहीं करेगा। राइट भाई एक्सीडेंट तो आपका दिल्ली आपके शहर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस डर से कि कहीं कुछ हो ना जाए, और जो कि वो नहीं होगा, उस डर में आप ज़िंदगी क्या कमरे के अंदर बैठे बैठे बिता देंगे? ऐसा तो नहीं होता है। तो फिर तो प्लेन में नहीं जाएगा कोई, भाई गिर सकता है। हाँ। तो वो डर नहीं लगा, डर के आगे जीते हैं। डर के आगे जीते। तो अब जैसे आप अपना एक ट्रैवल चैनल भी आपने स्टार्ट किया है, हाँ, जी। तो अभी तो मतलब शायद पैशन और प्रोफेशन सब एक होने वाला है कि आप घूमते भी रहेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर भी करते रहेंगे, उसके बारे में बताइए। ये मेरा बहुत दिनों से प्लान था जी। और लगभग 5 साल हो गए मुझे शूट करते हुए। जो भी कैमरे मिले, जैसे जैसे मिले, थोड़ा बहुत मैं शूट करता गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम इसमें आती है एडिटिंग की। और जैसा आप इस फील्ड में आप जानती हैं कि अगर आप सारे काम खुद ही करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राइट। तो आपको कुछ चीज़ें ना डेलीगेट करनी पड़ती हैं। अब वो क्या होता था कि मैं 1-2 एडिटर मुझे मिले भी, किसी की मशीन नहीं चल रही है, कोई बिज़ी बहुत ज़्यादा है, किसी के पैसे बहुत ज़्यादा हैं, मैं खुद कर नहीं सकता। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ अकेले, मैं शूट कर सकता हूँ, मैं आई कैन डू राइटिंग कर सकता हूँ, वॉइस ओवर कर सकता हूँ। तो बचा क्या? एडिटिंग। एडिटिंग के बिना फिल्म बनती नहीं है। तो फिर फाइनली जब मैं देहरादून शिफ्ट हो गया तो मुझे एक एडिटर मिला देहरादून में, और काफ़ी बढ़िया एडिटर है वो, अनिल दत्त उनका नाम है, बहुत बढ़िया एडिटर हैं। और फिर उनके साथ फाइनली इसी साल मैंने सारा जितना मटेरियल था उसको पहले कंपाइल किया, हार्ड डिस्क वगैरह में डाला, उनके साथ बैठा, फिर उसको कंपाइल करके उसको एडिट किया, उसमें वॉइस ओवर्स डाले और 10-12 फिल्में बना के फिर मैं कनाडा चला गया। तो वो फिल्में अभी तक चल रही थी, लेकिन अब मैं आया हूँ तो फिर मैं शूट करके लाया हूँ कनाडा से काफ़ी कुछ, और अभी मैं राजस्थान निकलने वाला हूँ। आपका चैनल क्या है? हमें फिर अब उनकी एडिटिंग और आपका वॉइस ओवर, आपके सारे घूमने की जगहों का निचोड़ कहाँ पर देखने को मिलेगा? बड़ा अनोखा सा नाम है, ट्रैवलेशन एटसेट्रा। अच्छा। TRAVELATION ETC। तो ये नाम कैसे सोचा? ये नाम भी बड़ा मज़ेदार है। हाँ। इसमें क्योंकि जब भी कोई कीवर्ड किसी भी सब्जेक्ट का होगा तो उस सब्जेक्ट से जुड़ा कुछ होना चाहिए। ट्रैवल है तो ट्रैवल होना चाहिए उसके अंदर जी। तो अब मैंने 2-4 नाम देखे ट्रैवल पे डाल के, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऑलरेडी टेकन था। तो ऐसे ही मुझे एक दिन ड्यूरिंग, कहते हैं ना ऊपर से कई बार आती हैं चीज़ें, तो मैं वॉक कर रहा था तो अचानक से मैंने कहा ट्रैवलेशन क्यों नहीं? ट्रैवलेटर तो नाम था, ट्रैवलेशन नहीं था। तो उसमें क्या था कि ट्रैवल पर प्लस ट्रैवल का रेवलेशन, तो ट्रैवलेशन। और मैं सिर्फ अपने आप को ट्रैवल तक ही महदूद नहीं रखना चाहता था, तो मैंने उसमें एटसेट्रा भी जोड़ दिया, ETC। अच्छा। तो मैं उसमें सिर्फ ट्रैवल ही नहीं करता हूँ, उसके अंदर मैं टिप्स भी बताता हूँ कि भाई आप ट्रैवल के लिए करेंगे या कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ के लिए, तो वो भी मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से ये नाम पड़ा, ट्रैवलेशन एटसेट्रा। अच्छा अतुल जी, आजकल धीरे धीरे देखिए तो हर फील्ड में AI टेक ओवर करता जा रहा है, वेदर इट इज़ वॉइस ओवर, ट्रांसलेशन, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारी चीज़ों में। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ह्यूमन के जो इमोशंस हैं वो सब चीज़ें कभी रिप्लेस कर पाएगा AI? इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है 4-5 महीने पहले कि कुछ लोग घर पे बैठे बैठे सारी ट्रैवल सीरीज़ बना रहे थे, बहुत कुछ बना रहे थे। तो YouTube के कानों में भी ये चीज़ गई होगी, देखा होगा उन्होंने। तो YouTube ने क्या किया है कि आप AI से कुछ भी बना के डाल तो सकते हैं, ह्यूमन टच ज़रूरी है, मोनेटाइजेशन नहीं होगा। हाँ, राइट। वो मोनेटाइजेशन के लिए क्वालिफाइड नहीं है। तो इतने सारे जो ये सो कॉल्ड कलाकार जो उभर आए हैं ना YouTube के ऊपर, शॉर्टकट वाले जो AI में खेल रहे हैं, उन्होंने क्यों इसको किया था ज्वाइन? ताकि पैसा मिले। YouTube समझ गया कि भाई हाँ, इतना ज़्यादा स्वीट कंटेंट बन रहा है, मतलब कोई कमी नहीं है। फेस मेरा अगर मैं उसमें AI में डाल दूँ तो पता नहीं क्या बना देगा, ब्रैड पिट बना देगा मुझे वो। तो उन्होंने ना बंदिश लगा दी कि आप प्रोग्राम डाल सकते हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा।
राइट। ये चीज़ बहुत अच्छी है। और मैं जितने भी ट्रैवल करने वाले लोगों से मिलता हूँ उनका कहना ये होता है कि मैंने कहा भाई कई बहुत अच्छा लिखते हैं ट्रैवल पे। तो मैंने एक दो लोगों से पूछा, मैंने कहा ये इतना सजीव कैसे है आपका चित्रण, कैसे लिखा? वो कहते हैं कि ऐसा है, मैं वहाँ बैठ के लिखता हूँ, जो फील हो रहा है वहीं। अगर मैं वैली ऑफ फ्लावर में हूँ तो मैं उन मधुमक्खियों को देख रहा हूँ जो फूल के ऊपर मंडरा रही हैं, या मैं उस बादल को देख रहा हूँ जो स्नो कैप पे से जा रहा है, जो भी कुछ है। तो वो जो सजीवता है, वो सजीवता कमरे में बैठ के तो नहीं आ सकती। ये चीज़ जो है ये एआई से संभव नहीं है जी। हालांकि मैंने भी एक दो जगहों पे एआई का यूज़ किया, जैसे कि एक सीन था, मैं बयाना का फोर्ट मैंने शूट किया था, तो उसमें रानी की हवेली, रानी का जो रेजिडेंस था, उसके अंदर तुलसी का पौधा सभी जगह महलों में होता था। उसका एक स्टैंड होता है, पेडिस्टल होता है, उसके अंदर मिट्टी होती है और मिट्टी के अंदर तुलसी का पौधा लगाया जो आंगन में होते हैं, जो आंगन में होते हैं। तो अब वो पेडिस्टल तो है बयाना के किले में, तुलसी तो नहीं है, कहाँ से लाएंगे तुलसी? तो मैंने अपने एडिटर को बोला कुछ हो सकता है इसमें, क्रिएट किया आपने। तो उसने, जब मैं वॉइस ओवर मेरा आता है कि यहाँ पे ये पेडिस्टल है और इसमें तुलसी हुआ करती थी और रानी उसकी पूजा करती थी, तो जब मैं ये बोल रहा हूँ तो वो तुलसी उभर के आती है और रानी भी पूजा कर रही है। नहीं अच्छा, इतना नहीं मैं गया लेकिन वो तुलसी आई, गायब हो गई। अच्छा। ऐसे ही फिर एक जगह पे आता है कि भाई वो राजा हार गया तो बड़ा मायूस हो गया, अब राजा कहाँ से आएगा? तो मैंने फिर एडिटर को बोला, मैंने कहा भाई देखो यहाँ कुछ हो सकता है। तो उसने कुछ बनाया हुआ, राजा ऐसे बैठा हुआ है गेट पे, किले पे। हाँ, तो कुछ हद तक ये मददगार तो है। हाँ, एआई काफी हद तक मदद जैसे ही कर ले तो ही तक हाँ, ठीक है। लेकिन मुझे अब होगा क्या वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए। फिर तो कोई जाएगा ही नहीं कहीं, सही बात। घर में बैठे बैठे ही सब कुछ देख लेगा, यूट्यूब ही देख लेगा सारा, फिर बाहर कहाँ जाएगा कोई? जी जी। तो एक लंबा सफ़र रहा है अतुल जी आपका, और ज़्यादातर आपने जो आपकी जो इच्छाएं रही आप पूरी करते आ रहे हैं। कोई रिग्रेट या कुछ ऐसा व्हेन यू लुक बैक कि ये भी कर लेता तो अच्छा था, कुछ ऐसा? रिग्रेट मुझे ज़्यादा नहीं है, रिग्रेट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने कोई भी जो प्लान बनाया है अपना, उसकी तैयारी में पिछले 10 साल से 12 साल से करता रहा हूँ। अच्छा। चाहे वो इक्विपमेंट जमा करने की बात हो, तो महंगी चीज़ें हैं जो शूट करते हैं हम लोग, कैमरे भी लाखों के हो गए हैं अब तो उसके लिए मैं पहले से तैयारी करता रहा। रिग्रेट एक्चुअली वहाँ होता है जहाँ आप कुछ ऐसा सोचें जो आपकी पूरा करने की क्षमता में ना हो, कि आपने अपनी कैपेबिलिटी को आंका नहीं और आपने सोचा मैं चांद पे चला जाऊँगा, तो वो तो रिग्रेट रहेगा क्योंकि आप जा ही नहीं पाओगे। तो ऐसा कोई ख़ास रिग्रेट नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर होता है, दूरदर्शन का रिग्रेट मुझे ज़रूर है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी न्यूज़ पढ़ सकता था उस दौर में जब और थे, अच्छे भी थे, मीडियोकर भी थे, आने नहीं दिया गया, पॉलिटिक्स। तो अच्छा, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या आने वाले टाइम में क्या? अपकमिंग में मैं अभी शायद विद इन 10-15 डेज राजस्थान के टूर पे निकलने वाला हूँ। अच्छा। मैंने सोचा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जगह ऐसी ज़रूर होंगी जो अंडर एक्सप्लोर्ड होंगी। जी जी। और जैसा होता है कि अब नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली एंड कंपनी, सारे लोग गर्मियों में ही भागते हैं, या सारे लोग सर्दियों में जो है वो राजस्थान के कुछ गिने चुने हैं कॉमन जगह, कॉमन है, बस वहीं पे जाते हैं, उन्हीं के वो टूर पैकेजेस बने हुए हैं, वहीं जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि एक ऐसा सर्किट में राजस्थान में अपनाऊँ कि जो लीस्ट एक्सप्लोर्ड हो या लेस एक्सप्लोर्ड हो, और वहाँ वो मैं लोगों को दिखाऊं। ये मेरा अभी का प्रोजेक्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ कि दिल्ली से राजस्थान होता हुआ एक 10 दिन का शूट शेड्यूल रखूँ, और मौसम बहुत अच्छा होता है इन दिनों राजस्थान में, हल्की सर्दी होती है, वो मैं करने का सोच रहा हूँ जी। अगर वो कामयाब हुआ तो फिर मैं आगे किसी और दूसरे स्टेट में निकलूंगा। जी जी, बिल्कुल कामयाब होगा। अब तक आपके सारे प्रोजेक्ट्स कामयाब होते आए हैं, तो ऑल द बेस्ट आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और थैंक यू सो मच अतुल जी, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, अपनी दिल की बातें शेयर की, आपने अपनी पूरी एक तरह से लाइफ खोल कर रख दी, हम सबके साथ शेयर की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका भी कि आपने मौका दिया, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनके प्याज की तरह परतें होती हैं इसकी। जी जी जी। वो एक खुलती है, फिर दूसरी खुलती है, फिर तीसरी खुलती है, तो कई बार कुछ चीज़ें हमें भी याद नहीं होती जी। फिर वो सामने से सवाल आता है
उस सवाल के जवाब में वो चीज़ें आती हैं। तो आपने वो मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना टाइम आज के लिए निकाला। और देखते रहिए, मैं फिल्म्स लाता रहूँगा, आप तो ला ही रही हैं। एक और बार आपके ट्रैवल चैनल का नाम बता दीजिए। हाँ, ये है ट्रैवलेशन एटसेट्रा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि राजस्थान की जो अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं वो आपको देखने को मिलने वाली हैं। हाँ, और नो नॉनसेंस प्रोग्राम होंगे मेरे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जी, आपका पूरा टाइम वसूल होगा। तो थैंक यू सो मच इस शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी हम ऐसे ही बहुत अच्छे गेस्ट आपसे मिलवाते रहेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, मेरे भी और अतुल जी के भी। और मिलते हैं फिर एक नए पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।